हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का ऑडिट के एक और पॉडकास्ट के अंदर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एसए 300 के ऊपर, जो कि डील करता है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले नाम अपने दिलो दिमाग में बसा लीजिए, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, अब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्ड का। आपका जो ऑडिट है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में कंडक्ट होना चाहिए, टाइमली कंप्लीट होना चाहिए और आपके ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होना चाहिए। देन जो सेकंड टॉपिक इसके अंदर आता है वो है क्या की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को और एंगेजमेंट पार्टनर को प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। आंसर इज यस। क्यों? एडवांटेज रहती है, उनका एक्सपीरियंस और इनसाइट आपको मिलता है और साथ साथ में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट जो है वो बढ़ता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या हम लोग एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे ऑडिट का कंडक्ट और मैनेजमेंट जो है वो फैसिलिटेट होता है। और याद रखिएगा कि आपने अल्टीमेटली ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान किसकी रिस्पांसिबिलिटी है? ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें वो बोलेंगे कि देखो जी, ऑडिटर ने मैनेजमेंट से स्ट्रैटेजी बनवा ली, तो आप बोलेंगे कि इसने गलत किया है, अप्रोच सही नहीं है। ओके, और यहां से एक चीज और भी आपको समझनी है कि आपको किसी भी तरीके से किसी क्लाइंट का बिजनेस डिसरप्ट नहीं करना है। डिसरप्ट मतलब आपने ऐसा नहीं करना है कि भाई मुंह उठा के चले गए, आपने उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज केयर इज रिक्वायर्ड, ताकि आपकी ऑडिट की इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज ना हो। इस लाइन को याद रख लीजिए, केयर इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट, यानी ओवर शेयरिंग नहीं करनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग एंड प्लीज कीप इन माइंड दीज आर जस्ट रिविजनरी पॉडकास्ट। ये कोई एक्सप्लेनेटरी या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉडकास्ट नहीं, रिविजनरी पॉडकास्ट हैं। ओके, तो आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको, जैसे कि मैंने यही स्टैंडर्ड अपनी क्लास में लगभग 3-3.5 घंटे में कंप्लीट कराया है, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार पढ़ने के बाद इसे अच्छे से रिवाइज कर पाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग में अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास 6 बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले अटेंशन, कहाँ पे? इंपॉर्टेंट एरियाज पे, जैसे कि रेवेन्यू, जैसे कि हो सकता है कोई एक्विजिशन हुआ हो इस बार, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट एरियाज हैं और पहले से पता लगा सकते हैं। आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन को लेकर आपको शुरुआत में कोई चीज नजर आ रही है कि भाई इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां पे आप लोग स्पेशल ध्यान जो है वो रखेंगे और उनको आइडेंटिफाई रिजॉल्व करेंगे टाइमली मैनर में। अच्छा जी, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट, तो आपको ये तो जेनरिक पॉइंट है कि प्लानिंग अच्छी करेंगे तो आप ऑडिट को अच्छे से ऑर्गेनाइज और मैनेज कर पाएंगे। देन उसके बाद सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। प्लानिंग प्रॉपर होगी तो आप लोग सही टीम मेंबर्स को सिलेक्ट कर पाएंगे। एंड डीएसआर ऑफ द एंगेजमेंट टीम एंड देयर वर्क, डीएसआर बोले तो डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। देन लेट्स टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसका? जो कंपोनेंट के ऑडिटर हैं, जैसे कि ब्रांच एटसेट्रा, या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं जो ऑडिटर ने हायर किए हैं, ओके, अपने ऑडिट के काम के लिए। चलिए अभी देखिए 3 मिनट में आपके कितने सारे टॉपिक्स रिवाइज हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वो है प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज। तो ऑडिटर जो है वो क्या करेगा, प्लानिंग के साथ साथ वो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, पीईए बोलेंगे इनको, पीईए भी करता है। और वो पीईए क्या होता है? वो होता है 220-220-210, यानी कि आपको ऑडिटर को 220 में जो प्रोसीजर लिखे हुए हैं रिगार्डिंग कॉन्टिनेंस वो अप्लाई करने हैं, उनकी इंटीग्रिटी देखनी है, अपनी कॉम्पिटेंस देखनी है, राइट। तो पहला तो इंटीग्रिटी से रिलेटेड जो है आपने प्रोसीजर्स जो है वो लगाने हैं। दूसरा 220 में ही जैसे आपको बताया गया है कि आपने ये इंश्योर करना होता है कि एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस आप कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, वो भी ऑडिटर को कर लेना है ऑडिट शुरू करने से पहले ही। ओके, सो 220 में जो कॉन्टिनेंस वाले प्रोसीजर हैं वो, 220 में जो एथिकल रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस वाले प्रोसीजर्स हैं, इवैल्यूएशन है, वो ये दोनों चीजें करनी है। और 210 के हिसाब से ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश करनी है ऑफ द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ओके, फिर से बोलता हूं, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में आप लोग देखेंगे हमारे पास कितनी चीजें आती हैं, 3 चीजें, 220, 220, 210। ओके, 220 के वो प्रोसीजर जो कॉन्टिनेंस से रिगार्डिंग रिक्वायर्ड होते हैं वो, 220 के हिसाब से इवैल्यूएट करना कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, और 210 के हिसाब से आपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो है वो क्या करने हैं, एस्टैब्लिश करने हैं। ओके, अब इन सबसे ऑडिटर को हेल्प क्या मिलेगी? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी से ऑडिटर को हेल्प क्या मिलेगी? ऑडिटर ऐसे इवेंट्स और सर्कमस्टेंस को आइडेंटिफाई कर पाएगा जो एडवर्सली इफेक्ट करते हैं ऑडिटर की एबिलिटी टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट। यानी ऑडिटर को पहले ही पता चल जाएगा कोई ऐसे इवेंट्स तो नहीं है जो मुझे आगे प्लानिंग और परफॉर्मेंस में दिक्कत देने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग एक्टिविटीज पे चलते हैं। तो प्लानिंग एक्टिविटीज किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, डिस्कस द फैक्टर्स ऑन विच प्लानिंग एक्टिविटीज डिपेंड। नंबर 1, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एचडीएफसी बैंक वर्सेस अ स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक। नंबर 2, की एंगेजमेंट टीम मेंबर प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द एंटिटी। अब आप सोचिए कि आप पिछले 10 साल से किसी का ऑडिट कर रहे हैं, या आप फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम किसी का ऑडिट कर रहे हैं, तो आपकी प्लानिंग एक्टिविटीज का नेचर एक्सटेंड जो है वो चेंज हो जाएगा। एंड थर्ड इज चेंज इन सर्कमस्टांसेस दैट अकर ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट किसी का एक्विजिशन हो गया, कोई बड़ा प्लांट आपका शट डाउन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा।
आइए, तो प्लानिंग एक्टिविटी, नेचर एंड एक्सटेंट, 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, की एंगेजमेंट, टीम मेंबर का प्रीवियस एक्सपीरियंस और साथ साथ में चेंज इन सर्कमस्टेंस। अच्छा जी, एक बात आपको और बता दूं, ये सारे नोट्स, ये सारी चीज़ें आप लोग जो है आराम से एक्सेस कर सकते हैं। जिन नोट्स से मैं आपके लिए पॉडकास्ट बना रहा हूँ, सिंपली आपने edu91.org पे विजिट करना है। वहाँ पे आपको CA इंटर, CA फाइनल ऑडिट की क्लासेस भी मिल जाएंगी और साथ साथ में अगर आप लोग बुक्स भी बाय करना चाहते हैं तो बुक्स भी हमारी अवेलेबल होती हैं और बुक्स के साथ आपको स्पेशल एक्सेस मिलता है इन सारे हैंड रिटन नोट्स का, चार्ट्स का, करेक्ट इनकरेक्ट अब तो खैर नहीं आते, MCQs का, बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस मिलता है। वो बुक नहीं, अपने आप में आपके लिए ऑडिट में पास होने का एक सीक्रेट बन जाता है। आपको अलग से कोर्सेज मिल जाते हैं उसी बुक को खरीदने के साथ ही, जिससे आप लोग बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं। ओके, सो डू विजिट edu91.org। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑडिट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। अभी ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होती है, जरा ध्यान से देखिए। ऑडिट स्ट्रैटेजी बेसिकली 3 वर्ड्स रट लीजिए, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। स्कोप बोले तो स्कोप बोले तो कवरेज, टाइमिंग बोले तो कि भाई ऑडिट की डेडलाइंस वगैरह क्या रहने वाली है, एंड डायरेक्शन बोले तो ऑडिट किस डायरेक्शन में चलेगा, सब्सटैंटिव डायरेक्शन में चलेगा, कंप्लाइंस डायरेक्शन में चलेगा, कैसे आप लोग जो है ऑडिट को आगे ले जाने वाले हो, ऑडिट का डायरेक्शन जो है वो क्या रहने वाला है। ओके, अच्छा जी, एक बात याद रखिएगा, ऑडिट स्ट्रैटेजी ब्रॉड होती है और ऑडिट स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ही ऑडिट प्लान बनता है। कम ऑन, ऑडिट स्ट्रैटेजी ब्रॉड होती है और ऑडिट स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ही आपका ऑडिट प्लान जो है वो बनता है। लीजिए, अब चलते हैं आगे। ऑडिट स्ट्रैटेजी में 2 क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर 1, ऑडिट स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिश करके ऑडिटर को क्या हेल्प मिलती है। ऑडिट स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिश करके ऑडिटर को क्या हेल्प मिलती है, तो इसका शॉर्ट कोड बोलता हूँ, CSROETE PEAOE NET। CSROETE PEAOE NET। अब ये क्या है सुनिए। ऑडिटर को कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप पता चलता है एंगेजमेंट का, CS। ऑडिटर को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को लेके क्लैरिटी होती है, RO। ऑडिटर को पता चल जाता है कि भाई एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स कहाँ पे लगने वाले हैं और उससे ऑडिटर को मदद मिलती है एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स को डायरेक्ट करने में कि कहाँ पे ज़्यादा एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स लगने वाले हैं। PEAOE यानी ऑडिटर जो है वो क्या करेगा, ऑडिटर जो है इसको भी ध्यान में रखता है कि भाई कि प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के रिजल्ट्स क्या थे और जो अदर एंगेजमेंट्स में मैं क्लाइंट के साथ जुड़ा हुआ हूँ वहाँ पे जो मेरे पास नॉलेज है मैं उसका भी यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते समय। NETR नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज को भी ऑडिटर जो है वो ध्यान में रखता है। राइट, सो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दीज आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एस्टैब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रैटेजी। CSROETE PEAOE NET ऑफ R। अब CS क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप को ध्यान में रखना है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना है, एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स कहाँ पे लगने हैं इसको ध्यान में रखना है, PEAOE प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के जो रिजल्ट आए, अदर एंगेजमेंट से जो नॉलेज मिली उसको ध्यान में रखना है, एंड NET ऑफ रिसोर्सेज इसको आपने ध्यान में रखना है, नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब इनके अंदर भी काफ़ी डिटेल चीज़ें हैं जो ICAI आपसे पूछता रहता है। इनके अंदर भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो ICAI ने दिए हैं और ICAI आपसे पूछता रहता है। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रिवीजन वीडियो हैं, उन रिवीजन वीडियोस को आप देखेंगे तो आपके ये सारे पार्ट्स भी जो है वो अच्छे से कवर हो जाएंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। नाउ आगे चलते हैं और देखते हैं अब हमारे पास टॉपिक क्या आएगा कि भाई ऑडिट स्ट्रैटेजी जो है वो कैसे हेल्पफुल होती है ऑडिटर के लिए। ऑडिट स्ट्रैटेजी कैसे हेल्पफुल होती है ऑडिटर के लिए, तो बहुत आसान है। ऑडिट स्ट्रैटेजी से ऑडिटर को बेसिकली रिसोर्सेज पे हेल्प मिलती है। NETM ऑफ रिसोर्सेज, नेचर ऑफ रिसोर्सेज पता चलते हैं, यानी कैसे लोग चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए या नहीं चाहिए हैं, राइट, एक्सपीरियंस लोग चाहिए, जहाँ हाई रिस्क है वहाँ पे एक्सपीरियंस लोग चाहिए। एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, कितने लोग चाहिए, तो आपको अगेन अगर आपके ऑडिट एरिया पे डिपेंड करता है कि कितने लोग चाहिए। अगर कहीं पे आपकी मटेरियल क्लाइंट की मटेरियल इन्वेंट्री रखी है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, राइट। कोई बड़ा एरिया आप ऑडिट का टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा लोग चाहिए हो सकते हैं। टाइम ऑफ रिसोर्सेज, कब लोग चाहिए, इंटरिम पीरियड पे या फिर आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड पे आपको लोग चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज में ध्यान रखना है कि आपके जो लोग हैं, आपकी जो एंगेजमेंट टीम है, उनको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सुपरविजन कैसे करेंगे, उनको डायरेक्शन कैसे देंगे, और साथ साथ में ये भी देखेंगे कि उनकी ब्रीफिंग कैसे होगी, डीब्रीफिंग कैसे होगी और रिव्यूज कैसे होंगे। सो मैनेजमेंट, सुपरविजन, डायरेक्शन, MSD एंड ब्रीफिंग, डीब्रीफिंग एंड रिव्यूज जो है वो कैसे होने वाले हैं। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान ज़्यादा डिटेल्ड है, स्ट्रैटेजी याद है ब्रॉड थी, ऑडिट प्लान डिटेल्ड है। स्ट्रैटेजी के बेसिस पे प्लान बनता है, यानी आपका प्लान जो है वो स्ट्रैटेजी के बाद बनेगा। अच्छा जी, ऑडिट स्ट्रैटेजी में स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन होता था। प्लान के अंदर नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड, NET ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड लिखे होते हैं। अब ऑडिट प्लान का अगर कोई डिस्क्रिप्शन आपसे पूछ ले तो आप बोलेंगे NET ऑफ रैप, NET ऑफ फैप, O ऐप। अब ये क्या है, NET ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग SA 315, NET ऑफ फैप दैट इज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एज पर SA 330 एंड
other planned audit procedures that are required to conduct the engagement that complies with SS. In short, जो बाकी स्टैंडर्ड्स आपको प्रोसीजर बताते हैं वो भी आप लोगों के जो है वो इस ऑडिट प्लान में लिखे होने चाहिए। नाउ 2-3 बातें आईसीए ने ज़बरदस्ती लिखी हुई है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं कि देखो भाई, ये हमें पता है, वैसे हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग है इसकी कि रैप जो है वो ऑडिट में पहले होते हैं और रैप के रिस्पॉन्स में ही वी डिटरमाइन द NET ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ओके, तो रैप ऑडिट में पहले होते हैं, दे आर कंडक्टेड अर्ली इन द ऑडिट प्रोसेस एंड in response to the risk assessed, we design our further audit procedures। आइए नाउ अब मेरी बात को सुनिए, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप लिखना आ जाएगा और ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान के बीच में तो लिख पाएंगे। हाँ, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी डील करती है स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन से, प्लान डील करता है नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ रैप, फैप एंड OAP से। ऑडिट स्ट्रैटेजी ब्रॉड है, ऑडिट प्लान डिटेल्ड है। ऑडिट स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ऑडिट प्लान बनता है और वी कैन से दैट ऑडिट प्लान इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी। दे आर नॉट सिक्वेंशियल और डिस्क्रीट, यानी कि अलग थलग फेज नहीं है, दोनों आपस में रिलेटेड है, सिक्वेंशियल नहीं है, एक साथ चल सकते हैं एंड दे आर क्लोजली इंटररिलेटेड टू ईच अदर। एक में अगर बदलाव आया तो दूसरे में भी बदलाव आएगा, एक में अगर बदलाव आया तो दूसरे में भी बदलाव आएगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान में कैसे कैसे चेंजेस जो है वो आ सकते हैं। तो सुनिए, ऑडिटर अपडेट करेगा, चेंज करेगा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान को जब मर्जी हो, चाहे जब उसे नेसेसरी लगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, वो ऐसा कर सकता है। बट कौन से इवेंट्स में उसको नेसेसरी लगता है? तो नंबर 1, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कोविड-19, चेंज इन कंडीशंस, नया कोई एक्वायर कर लिया, बड़ा प्लांट शट डाउन कर दिया, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो ECE, इवेंट कंडीशन एविडेंस, कम ऑन, इवेंट कंडीशन एविडेंस, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंज इन कंडीशन एंड एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अब आईसीए आपसे इसके एग्जांपल पूछ ले तो घबराने का नहीं है। देखिए एग्जांपल, रोमम में बदलाव आ गया, रिस्क ऑफ मेटल स्टेटमेंट में बदलाव आ गया। एग्जांपल नंबर 2, इंफॉर्मेशन ऑडिटर के अटेंशन में आई है जो डिफर करती है सिग्निफिकेंटली। किससे डिफर करती है सिग्निफिकेंटली? जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। ऑडिटर के पास नई इन्फॉर्मेशन आई है जो डिफर करती है सिग्निफिकेंटली उस इन्फॉर्मेशन से जो अवेलेबल थी एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। एंड थर्ड, सब्सटैंटिव प्रोसीजर का जो रिजल्ट आया है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट से। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आपको लग रहा था इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर करते समय आपको मिली डिस्क्रिपेंसीज, तो भैया अब आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ सकता है। ओके, अच्छा जी। देन एक छोटा सा टॉपिक है, क्या ऑडिटर को DSR डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू भी प्लान करना होता है? हाँ, और डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू का नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग भी प्लान करना होता है। सवाल आएगा, कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑडिटर को कंसिडर करने चाहिए वाइल प्लानिंग द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द DSR? कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑडिटर को कंसिडर करने चाहिए वाइल प्लानिंग द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ DSR? तो बहुत आसानी, बहुत सिंपल से फैक्टर हैं। कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1, कौन सा एरिया ऑफ ऑडिट है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, असेस रोमम क्या है और कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस क्या है। सिल्की बंसल, हाँ, ये क्लास वालों को समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमने पीयूष का भी एग्जांपल लिया था और पीयूष के साथ साथ हमने एक एग्जांपल और लिया था भव्य का, राइट। तो सबसे पहले देखो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, बड़ी एंटिटी है तो भाई बड़ा आप लोगों को DSR करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ऑडिट, रेवेन्यू वर्सेज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, असेस्ड रोमम हाई लो एंड कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द इंडिविजुअल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। डॉक्यूमेंटेशन आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी करेंगे, ऑडिट प्लान की करेंगे, जो चेंजेस हुए उनकी करेंगे और जो रीजंस हैं चेंजेस की उनके करेंगे। अब स्ट्रैटेजी की डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, वो की डिसीजंस आप लोग रिकॉर्ड करते हैं जो आपने कंसिडर किए थे फॉर प्रॉपरली प्लानिंग द ऑडिट एंड टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर्स टू द एंगेजमेंट टीम। तो बेसिकली वो की डिसीजंस जो प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी थे और जो एंगेजमेंट टीम के साथ आपने कम्युनिकेट किए। ऑडिट प्लान उन चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन है जहां पे जो आपने प्रोसीजर्स डिजाइन किए थे, राइट। और ऑडिट प्लान की डॉक्यूमेंटेशन का फायदा ये भी है कि आपके प्रोसीजर्स को रिव्यू किया जाता है, रिव्यू किया जा सकता है और अप्रूवल लिया जा सकता है। अब सिग्निफिकेंट चेंजेस और उनके रीजंस को जब आप डॉक्यूमेंट करते हैं तो आप एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये चेंजेस क्यों किए गए एंड क्या फाइनल स्ट्रैटेजी और प्लान अडॉप्ट किया गया, और साथ में ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि आपने एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दिया था जब चेंज अकर हुआ था उसको। ओके, तो आपको भी ये एक तरीके से अच्छी लाइट में दिखाता है। नाउ अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि भाई इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स के केस में क्या एडिशनल कंसिडरेशन आप लोगों को रखनी है। तो सिंपल सी बात है, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम, बट वी हैव टू एक्सपैंड द प्लानिंग एक्टिविटी। व्हाई? बिकॉज हमारे पास प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है। फिर से बोलता हूँ, पर्पस ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होगा, आपको प्लानिंग एक्टिविटी एक्सपैंड करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है। साथ साथ में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपको अब वो एक्सपेंशन वाली एक्टिविटीज बता के आनी है। तो आप बोलेंगे
आप प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं एज रिक्वायर्ड बाय 220 रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस, क्योंकि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है ना, तो परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एज पर एसए 220 1 2। आपने ध्यान रखना है कि प्रीडिसेसर ऑडिटर से आपको कम्युनिकेट करना पड़ सकता है 2 कारणों की वजह से। नंबर 1, इन कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट। नंबर 2, अ रिक्वेस्ट कैन बी मेड टू रिव्यू द वर्किंग पेपर, नॉट गेट द वर्किंग पेपर, रिव्यू द वर्किंग पेपर ऑफ द प्रीडिसेसर ऑडिटर। ओके, ठीक है जी। तो ये अरेंजमेंट्स आपको करने पड़ सकते हैं। और तीसरा हो सकता है फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के चलते आप लोगों को और भी कोई प्रोसीजर फॉलो करना पड़े, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिव्यू ऑफ द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बाय अ सीनियर पार्टनर बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट, राइट। तो ये 3 चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। एक तो 220 के एक्सेप्टेंस वाले प्रोसीजर, दूसरा कम्युनिकेशन विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर एंड अरेंजमेंट्स टू बी मेड विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर, क्यों, इन कंप्लायंस विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, सीए फाइल में आप लोग पढ़ेंगे। और साथ साथ में प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ जो है आपको क्या करना पड़ सकता है, अरेंजमेंट करने पड़ सकते हैं फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर। एक बात और याद रखेंगे कि आपको और प्रोसीजर भी फॉलो करने पड़ेंगे जो आपकी फर्म के सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में हो फॉर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, जैसे कि अप्रूवल ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट। नाउ एक छोटा सा टॉपिक बचता है, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, हाँ जी बिल्कुल, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये डिस्क्रीट फेज नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस है। इटरेटिव या आइटरेटिव जो भी बोलना चाहते हैं, इटरेटिव और आइटरेटिव है। इट स्टार्ट्स शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट। पहला ऑडिट जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद शुरू हो जाती है, थोड़े समय बाद ही शुरू हो जाती है, एंड कंटिन्यूस अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द करंट ऑडिट एंगेजमेंट। ओके, बट does it include consideration of timing of certain activities? Yes, it includes consideration of timing of certain activities, and इसमें आप लोग एग्जांपल दे देंगे कि भाई अगर आप आइडेंटिफाई और असेस करने जा रहे हैं रिस्क ऑफ मिडलमैन स्टेटमेंट को, तो आपको पहले से ही ये चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी। कौन से एनालिटिकल प्रोसीजर आप लगाएंगे एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको पहले लेनी पड़ेगी, मटीरियल डिटरमाइन करनी पड़ेगी, एक्सपर्ट्स को यूज़ करने वाले हैं नहीं ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, और कौन कौन से और अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आप लोग लगाने वाले हैं ये डिसाइड करना पड़ेगा। लीजिए, तो मेरी तरफ से ये पूरा का पूरा ऐसे जो सीए इंटर लेवल के लिए है वो कंप्लीट हो जाता है। सीए फाइनल वाले भी अगर इसको सुन रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको भी काफ़ी सारा ज्ञान जो है इससे मिल जाएगा, ऑलमोस्ट सेम है आपके सिलेबस में भी। चलिए, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्पीड स्लो करनी है स्लो करिए, फास्ट करनी है फास्ट करिए, लेकिन पढ़ते रहिए। edu91.org विजिट कीजिए, skill91.org, skill91.com विजिट कीजिए, learn91.com या .org विजिट कीजिए और एंजॉय कीजिए अपनी सीए, एसीसीए और स्किल बिल्डिंग की जर्नी को हमारे साथ। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।